हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज। यहाँ पर हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते ही हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेयर फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। चलो 2019 के भारी भरकम सेट्स वाले क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते के बाद अब हम आ चुके हैं 2020 के भारी भरकम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हम जल्दी से देखते चलते हैं कि तुम्हारे कौन से चैप्टर इस साल सिलेबस में हैं। ठीक है, तो उनके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बाकी के आने वाले टाइम पे देखते हैं, तुम वहां पे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हम हैं नहीं, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी किसी चीज का भरोसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी छोटे चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े चैप्टर से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं तुम्हारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखो, अब है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेट नंबर 2 का। ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइंस एज फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट कौन से विविड वैरायटी ऑफ कंपाउंड नेमली अमाइनो एसिड, हार्मोन, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर, डीएनए, इन सब चीज़ों के लिए क्या लगता है, अमाइनो एसिड का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ड्रग इंक्लूडिंग निकोटीन, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये सब के सब में भी क्या होता है, अमाइनो एसिड का यूज होता है इनको बनाने के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच हैव अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस आल्सो कंटेन अमाइनो ग्रुप इन वन फॉर्म ऑफ और अनदर। ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म में क्या हो सकता है, अपने अंदर प्रेजेंट हो सकता है, फिजिकल चेंज लेके आते हैं अपने ह्यूमन बिहेवियर में। ठीक है, यहाँ पे देखो, अमाइंस आर बेसिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये काम की चीज है। ठीक, और नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहेगा, NH2 ग्रुप रहता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है, बात यहीं खत्म हो गई। ठीक है, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू एन ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू फैमिलीज ऑफ मॉलिक्यूल नेमली अमाइंस, ठीक है, एंड अमाइड्स। एज द केमिस्ट्री स्टूडेंट वी मस्ट एप्रिशिएट द वर्सटिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। हमें यहाँ पर नाइट्रोजन को बहुत अच्छे से सम्मान देना चाहिए, ये क्वेश्चन का कहना है। ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो तुम्हारा अमाइनो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक, ठीक है, अमाइनो एसिड जो है तुम्हारा मेन चीज, वो उसके बारे में बात चल रही है। डीएनए तुम्हारे पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड अपन सबने सुने ही होंगे। ठीक है, उन सब से किससे बनता है, वो अमाइनो एसिड से बनता है। उसका रोल क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी यूज हो सकता है तुम्हारा। ह्यूमन बिहेवियर के अंदर क्या होता है, वहां पे अलग अलग चीजें फंक्शनल शो करता है। ठीक है, ये सब का सब तुम्हारा ये बताना चाह रहा है। ड्रग का फॉर्मेशन होता है तुम्हारा कौन सा है, देखो, हेरोइन, मॉर्फिन वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है इसका। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो तुम्हारा व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड के बारे में पूछा है। व्हाई आर अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक, गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक। नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड, और यहाँ पर है नेम द लिंकेज formed when carboxyl end of one amino acid condense with amino end of other amino acid। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे तुम्हें पूरा अमाइनो एसिड ही पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो वो देख लो। अमाइनो एसिड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अमाइनो एसिड क्या होते हैं, देखो, अमाइनो एसिड, ठीक है, वो कंपाउंड, वो एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास, ठीक है, कंपाउंड जैसे बना के दिखा दे रहा हूं, आर, यहां पर तुम्हारा क्या हो, कार्बन, यहां पर एक H हो। ठीक है, इसी से सब जुड़ा हो तुम्हारा COOH, और ये तुम्हारी NH2। वो कंपाउंड जिससे नाइट्रोजन, मतलब अमाइड टाइप का नाइट्रोजन NH2 दिख रहा है, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हो, अटैच हो, उसको ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम अमाइनो एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब बात ये आती है कि ये पूछता है कि भाई ये एम्फोटेरिक कैसे होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक कैसे होता है, तो हम देख लेते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है, मतलब कि एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा और तुम्हारा बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा। ठीक है, तो ये किसी भी सॉल्वेंट में जब जाता है, ठीक है, तो ये अपना H+ डोनेट करता है, क्या बनाता है, देखो, R, यहां पर CH, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां पर NH2 तो है ही लोन पेयर के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहां से अपना H+ डोनेट करता है, और जो भी H+ डोनेट करता है वो एक अच्छा एसिड होता है। तो ये क्या करता है, H+ डोनेट करता है, यहां पर ये क्या बताता है, एसिडिक।
ठीक है, वहीं पे क्योंकि नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, वो एसिड को जो तो H प्लस इसने दिया है वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो कैसे दिखेगा तुम्हें, ऐसे दिखेगा, देखो R, ठीक है, ये C यहां पर H होगा, COO माइनस N ले लेगा H को तो हो जाएगा NH3, यहां पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो यहां पर दोनों चार्ज हैं, इसी को बोलते हैं ज़्विटर आयन। देखो जब दोनों ही चार्ज प्रेजेंट हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको ही बोलते हैं ज़्विटर आयन। क्लियर हो गया। तो हमने ये देखा यहां पर H प्लस डोनेट भी कर रहा है, और यहां पर जो तुम्हारा NH2 है जो नाइट्रोजन है, जिसके कारण क्या बोल रहा था, वर्सेटिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, पैरा में पढ़ा था हमने। ठीक है, वहां पे क्या इसके कारण तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो देखो डोनेट भी हो रहा है, एक्सेप्ट भी हो रहा है, तो मतलब वो एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर। समझ में आ गया। इसी के रीजन से ज़्विटर आयन का फॉर्मेशन करके आओगे, वहां पे बताओगे और लिख दोगे, यही रीजन है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। और जब दोनों बिहेवियर शो हो साथ में तो उसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर या फिर बिहेवियर। ठीक है, इसी को बोला जाता है। समझ में आ गया। तो ये इसका रीजन होता है। क्लियर है। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, यहाँ पे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक बिहेवियर क्या होता है। अब उसमें आता है तुम्हारा कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो ध्यान दो, उसमें डिफरेंस बताना है तुम्हें। न्यूट्रल स्टेट पे, ठीक है, मतलब जब खाली रखा हुआ है, ठीक है, तो जो भी एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, जो लिटमस पेपर को रेड टर्न करना है, वो एसिडिक है। ठीक है, और जो बेसिक है तो वो क्या करेगा, वो ब्लू टर्न करेगा, तो उसको ही हम बोलेंगे बेसिक। क्लियर हो गया। तो ये बस रीजन लिख के आओगे तुम, और ज्यादा कुछ खास है नहीं। और एक चीज अगर ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्वस मीडियम में डालूंगा, जो H प्लस देगा वो एसिडिक है। ठीक है, और एसिडिक में क्या होता है, COOH ग्रुप ज्यादा होते हैं, और बेसिक में क्या होता है, NH2 ग्रुप ज्यादा होते हैं, ज्यादा डोमिनेट होते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया तुम्हारे इसके बारे में। अब अपन ये देख लेते हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो देखो एसेंशियल की बात कर लेते हैं। यहां पर एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरत वाले, एसेंशियल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब कि जो बॉडी के अंदर ना बने। ठीक है, तुम्हें किससे लेना पड़े, यहां पे फूड से लेने पड़े। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, इनटेक, इनटेक फूड, मतलब जो भी अमाइनो एसिड, ठीक है, टेकन फ्रॉम डाइट, या फिर तुम्हें क्या फूड से लेना पड़े, फूड से इनटेक करना पड़े, लेना पड़े, जो भी चीज है तुम्हारा। ठीक है, यहां पर तुम्हारे जो भी अमाइनो एसिड है जो बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, ठीक है, वो होते तुम्हारे एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्या होता है, जो तुम्हारे ऑलरेडी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, मिट रहे हैं, वो सब तुम्हारा होता है नॉन एसेंशियल। ठीक है, इसमें तुम्हारा कौन सा आता है, वही तुम्हारा ल्यूसिन आता है, आइसोल्यूसिन वगैरह आता है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, तुम्हारे इसमें आते हैं एसेंशियल में। क्लियर हो गया। अब तुमसे ये पूछा था कि क्या बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ पे R, ठीक है, नाइट्रोजन है यहाँ पर NH2, ठीक है, यहां पर कार्बन है, यहां पर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर H है। ठीक है, इसको हटा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब यहां पर है तुम्हारा ये 4 बॉन्ड होगा, यहां पे मैं लगा दे रहा हूं, मान लो CH3 है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्या है, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब तुम्हारा अमाइनो एसिड है, इसका नाम बताएंगे जल्दी से। अब उनने पूछा है कि क्या होगा जब एक तुम्हारा अमाइनो एसिड दूसरे के साथ कंडेंस हो जाए। तो कैसे कर सकता हूं, देखो यहाँ पर C, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर एक क्या डबल बॉन्ड O होगा। क्लियर है। अब इसको मैं जोड़ दे रहा हूं ऐसा, CH3, यहाँ पर H, और ये तुम्हारा NH2। तो ये इसको भी तो मैं क्या बोलूंगा, अमाइनो एसिड ही बोलूंगा ना। ये COOH ग्रुप है, ये देखो। ठीक है, इसकी चेन में थोड़ी सी अलग कर देता हूं, CH2 CH3 कर देता हूं ऐसा। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा अलग दिखेगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर चीजें क्या होंगी, ये हाइड्रोजन देगा अपना, ये OH देगा, क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कैसे बनेगा, यहां पर ये ध्यान देंगे। ठीक है, ये COOH ग्रुप जैसे का तैसा, इसको हमने टच भी नहीं करा। ठीक है, इसके पास कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन, ये CH3, और इसने नाइट्रोजन ने एक अपना H दे दिया तो NH बचा। क्लियर है, ये अपना OH दे चुका है, तो यहां पर क्या बच जाएगा, देखो वाटर निकल गया बाहर, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, किससे जोड़ा है, इस वाले कार्बन से जोड़ा है, तो बाकी का हम पूरा का पूरा जोड़ देंगे। NH2, यहां पर क्या है तुम्हारा, देखो यहां पर है CH2 CH3 CH2 CH3, और यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने नॉर्मली। समझ में आ गया। अब सुनो, ये जो लिंकेज तुमको दिख रही है, कौन सी वाली, NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको ही बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर लिंकेज।
ठीक है, इसको ही बोलते हैं। तो यहां पर उसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, अगर दो अमाइनो एसिड कंडेंस हो रहे हैं तो यहां पे समझ लेना कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, और इस लिंकेज का नाम क्या होता है तुम्हारा, पेप्टाइड लिंकेज इसका नाम होगा। क्लियर हो गया। तो ये सारे के सारे अपन ने क्वेश्चन देखे, एक बार अपन वापस से देख लेते कि क्या क्या था। देखो ये सारे के सारे तुम्हारे क्वेश्चन थे। यहां पर क्या है, वाटर अमाइनो एसिड, मतलब वो कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप COOH दोनों की दोनों प्रेजेंट हो उसको अपन अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, वाई आर अमाइनो एसिड आर एम्फोटेरिक, तो अपन ने देखा कि वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है, बेसिक भी करता है, वो खुद H+ देता है और खुद H+ क्या कर लेता है, एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है। यहाँ पे जाओ, गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, इसके बारे में अपन ने डिस्कस ही किया था, एसिडिक और बेसिक के बारे में। ठीक है, अमाइनो एसिड। यहाँ पे क्या है, वाटर एसेंशियल, तो मैंने बताया कि जो बॉडी में नहीं बनेगा तुम्हें लेना पड़ेगा, फूड से लेना पड़ेगा, डाइट से लेना पड़ेगा, तो उसके क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। यहाँ पर क्या है, व्हाट द लिंकेज फॉर्म्ड, तो कौन सी लिंकेज बन रही थी भाई, पेप्टाइड लिंकेज बन रही थी, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था। कौन सा था तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड, ये था NH, को ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये सारे का सारा पहला क्वेश्चन में इतना सारा पूछा था, वैसे तो एक क्वेश्चन नहीं था, ये 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलो अपन आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा ये बताना है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इजी है क्योंकि बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। तो कैसे बनाओगे, ये देखो आपका ये रहा कोबाल्ट, इससे जुड़ा हुआ है 5 बार आपका अमोनिया, तो ये पेंटा क्या हो जाएगा, अमोनियम हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो गया पेंटामाइन। यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है आपका NO2। जल्दी से बताएंगे कि ये कौन सा लिगेंड होता है, ये Cl2। ठीक है, हमको पता है कि जो नाइट्रोजन है, एक तो वो खुद से जुड़ सकता है लोन पेयर शेयर करके, और दूसरा जो है ऑक्सीजन से भी क्या हो सकता है, इसका सेंट्रल एटम जुड़ सकता है। मतलब ये ऐसे जुड़ सकता है, देखो एक हो जाएगा CO, ठीक, NH3, ये 5 बार जुड़ा हुआ है, ये ऐसे भी जुड़ सकता है ONO, और ये Cl2। अगर ये दोनों तरीके से जुड़ सकता है, मतलब ये अलग अलग तरीके से लिंक हो सकता है, लेकिन इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसका जो आइसोमेरिज्म है ये होता है आपका कौन सा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये भी लोग सोचते होंगे कि क्या ये भी तो हो सकता ना कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करे, क्यों नहीं हो सकता, Cl2 अलग निकल जाए और कभी NO2 निकल जाए। ठीक है, तो हाँ वो भी पॉसिबल है, लेकिन ज्यादातर ये क्या शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग अलग अलग है। ठीक है, कई लोग वहां पे भी फंस जाते हैं। देखो मान लो सेम होता और SO4 लिखा होता इधर और यहाँ Cl2 होता, ठीक है ऐसे, और यहाँ पर क्या होता आपके, बस यहाँ पर आपका लिगेंड होता कोई और यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम मेटल होता। ठीक है, तो अब कौन सा बोलोगे, अब मैं बोलूंगा कि कौन सा आएगा, आयोनाइजेशन वाला आएगा। क्यों, यहाँ पे सल्फेट आयन SO2- भी दे सकता है, SO4 2-। ठीक है, और यहाँ पे Cl- भी निकल सकते हैं 2 बार, तो वो आपका आयोनाइजेशन में आता है। लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर दोनों शो कर सकता है, लेकिन ज्यादा जो करेगा वो लिंकेज करेगा। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा डाइडेंटेड है, डाइडेंटेड बाइडेंटेड है ये। ठीक है, मतलब कि 2 अटैकिंग साइट है इसके पास। क्लियर हो गया, तो ऐसे होता है, ये अपन को ऐसे सॉल्व करना है, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट लॉ एक्सप्रेशन हैज प्रेडिक्टेड एज। ठीक है, तो उसका रेट लॉ तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया, देखो RATE इज इक्वल टू तुम्हें दिया है K। ठीक है, यहाँ पर है NO2, NO बस है, यहाँ पे है 3/2। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हें O2। ठीक है, ये है तुम्हारा 1/2। अब ऑर्डर पूछिए तुमसे, तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो तुम्हारे ऊपर पावर दी गई है, ठीक है, इसको अपन और क्या कर देते हैं, अगर मैं लिखूंगा टोटल रेट, ठीक है, या फिर रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, यही होता है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है, मान लो देखो ये लिखा है तुम्हारा R इज इक्वल टू K। ठीक है, R मतलब तुम्हारा रेट है, ये लिखा है A, ये लिखा है B। अगर यहां पर M और N है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी तुम्हारी, ये हो जाएगी M+N। ठीक है, इन दोनों का जो पावर है, इन दोनों का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो सेम चीज यहां पर करेंगे, रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 4/2 मतलब की 2, मतलब कौन सा है, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड। क्लियर हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
बस ये याद रखना, इन दोनों को सम करना है और काफी बाकी तो तुम्हारा बहुत ईजी है। ठीक है, चलो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वाला तुम्हारा क्या बोला है यहाँ पे देख लेते हैं। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0 देन वी कैन इन्फर दैट इज, मतलब वो क्या होगा, तो हम सबको पता है अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर ज्यादा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो क्या हो रहा है, तुम्हारा रिड्यूस फॉर्म उसका जो भी होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, अपन ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये वाला तुम्हारा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी 3 पढ़ के देख लेते हैं क्या है। ऑक्सीडाइज फॉर्म नहीं, ऑक्सीडाइज फॉर्म नहीं, रिड्यूस फॉर्म एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म नहीं, और आर इक्वल स्टेबल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस फॉर्म इज लेस स्टेबल देन हाइड्रोजन गैस, नहीं, तो लेस स्टेबल नहीं होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा ए वाला। ठीक है, आंसर लिखेंगे ए और आगे बढ़ जाएंगे, आंसर होगा तुम्हारा ए, और ए के नीचे स्टेटमेंट लिखना है, ऐसा नहीं सिर्फ ए और आंसर लिख दिया। ठीक है, चलो आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या तुम्हारा, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कोबाल्ट 3+। ठीक है, तो इसका क्या होता है 3d7 4s2, यही होता है कोबाल्ट, ये 4s2। ठीक है, ये होता है तुम्हारा कोबाल्ट। अब मैं बात कर रहा हूं कोबाल्ट 3+ की। अगर 3+ की मैं बात करूंगा तो देखो यहां से 2 चले जाएंगे, यहां से 1 चला जाएगा, कितना बचा 3d6 4s0। कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, देखो ये रहा तुम्हारा 1 2 3 1 2 3 4 और 5 हो गए। ठीक है, देखो कैसे रहेगा 1 2 3 4 5 और ये तुम्हारा 6। ठीक है, ऐसे फिलिंग हो गई। अब यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा 4s0, तो मैं इसको ऐसे ही बना दे रहा हूं 4s0। ठीक है, कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, 2 है 7 है 3 है 5 है। ठीक है, लेकिन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं। ठीक है, तो तुम अपने मर्जी से लगा देना, यहाँ पर क्या होता है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिया है, ठीक है, तो वो नहीं लिखाना, ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन अपनी मर्जी से ही लिख देना तुम। अगर यहाँ पर 2+ लिखता, अगर यहाँ पर 2+ लिखता, तब जाके तुम्हारा आंसर कौन सा आना था, 3 वाला। कौन सा आता, 3 वाला। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखता, अगर 1+ लिखता, तब तुम्हारा क्या आता, 2 वाला आंसर। समझ रहे हो ना, लेकिन यहाँ पर दिए कितना 3+ और यहाँ पे आ रहे हैं हमारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण तुम्हें 4 ही लिख के आना है, क्योंकि तुम तो अपने साइड से सही करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट बोल रहा है 15th क्वेश्चन है, द करेक्ट आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। ठीक है, तो इस कंपाउंड का आईपैक नेम बताना है, मैं अपन खुद से बनाएंगे। CH3 दिया हुआ है, C यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3 लास्ट। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन होता है पहला रूल। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से भी जाऊं 4 ही आ रहे हैं। ठीक है, देखो जहां जहां ब्यूटेन दिख रहा है तुम्हें लगभग, तो वहां पे सबसे पहले अपन उसको बना रख लेंगे बस। यहाँ पर ब्यूटाइल दिख रहा है तो इसको रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोपेनॉल दिख रहा है, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है ब्यूटेनॉल और इसको भी रख दो, जो भी ब्यूटेनॉल। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से तुम्हारा सेकंड वाला चला गया। चलो बजाओ, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप वहां से पास पढ़ना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये वाली चेन सिलेक्ट करी, ब्यूटेन वाली। ठीक है, 4 कार्बन की नंबरिंग कर रहा हूं, यहां से 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 पे है मिथाइल। ठीक है, अब आगे का नाम नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर 2 पे मिथाइल है तो आंसर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो टर्शरी ब्यूटाइल हटा दो, यहाँ पे 2 पे मिथाइल है तो ये लगा दो, और 3 पे मिथाइल है तो ये हटा दो। क्यों, 3 पे मिथाइल कब आएगा, जब यहां से चलोगे तुम। कहां से, देखो उसने कहां से नाम लिया होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे जाओगे, जब तुम्हें क्या दिखेगा 3 पे मिथाइल, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब पूरा नाम लिख लेते हैं, 2 मिथाइल। ठीक है, 1 2 3 4 क्या है तुम्हारा, ब्यूट, AN, E रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि 2 पे क्या है, ऑल, तो 2 ऑल। ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो अपना ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया। ठीक, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी वाला, आंसर तुम्हारा क्या होगा, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो 16th की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन दी ऑर्डर। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड दिया हुआ, मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट है ना। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि RI मतलब अल्काइल आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा और तुम्हारे अल्काइल फ्लोराइड का सबसे कम होगा। ठीक है, चलो उसके बाद तुम्हें रीजन क्या दिया है,
वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन एटम। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है वंडरवॉल फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता रहता है साइज के साथ। तो बेटा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है मैं रीजन बता रहा हूं। ये चीज सेम होती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, वंडरवॉल जो फोर्सेस है वो बढ़ता है। ठीक है, कब, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारा मास बढ़ता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा मास। ठीक है, मैं लिखूंगा यहां पर मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ रहा है तो वंडरवॉल फोर्स जो रहता है तुम्हारा वो भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो मेन रीजन ये होता है, यहाँ पे साइज ऑफ एटम का नहीं होता है रीजन। मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका रीजन होता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें साइज का दिया हुआ है तो मैं ये बोलूंगा कि ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। चलो अपन ऐसा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, स्टेटमेंट नहीं, तो बोथ तो नहीं आएगा, बोथ नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आएगा तुम्हारा थर्ड वाला आंसर, लगाएंगे थर्ड, स्टेटमेंट लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। रीजन क्या होता है तुम्हारा, मोलर मास अगर ज्यादा है तो वंडरवॉल फोर्स या फिर बाइंडिंग ज्यादा होगी। क्लियर है, चलो आगे। चलो 17th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, ये तुम्हारा असर्शन है। यहाँ पर रीजन क्या बोला है, द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंट लार्ज टू फोर्सिंग पेयरिंग। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है कि तुम्हारा जो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है जिसके कारण क्या करे, ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल को पेयरिंग के लिए भेज दे। और अगर ये नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा मुश्किल है कि यहाँ पर क्या बन पाए, तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन पाए, हेक्सागोनल बन पाए। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन क्या होता है, ठीक है, ये दोनों के दोनों सही ही बोल रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी ही सफिशिएंट नहीं है कि वो पेयरिंग कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा बोथ सही है, तो अपन बोथ वाले ऑप्शन देखेंगे। बोथ क्या देखो यहाँ पर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो तुम्हारा ये होगा, तो फर्स्ट वाला जो होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा क्या, एल्बुमिन इज अ ग्लोबल प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन है ये तुम्हारा। ठीक है, इसको क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे देखो पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल अराउंड टू गिव अ स्टेट चेन, मतलब यहाँ पर बोल रहा है तुम्हारे जो एल्बुमिन है उसमें क्या रहेगा, पॉलीपेप्टाइन की जो चेंज रहेगी वो एकदम स्ट्रेट रहेगी। तो मैं इसका आंसर बोलूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सल्फाइड लिंकेज भी पाई जाती है जिसमें हो सकता है कि ब्रांच भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ए तो सही है लेकिन बी सही नहीं है। ठीक है, तो बोथ की जगह बोथ तो हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, थर्ड वाला आंसर होगा। फिर अपन आगे चलते हैं। चलो 20 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है तुम्हारा, असर्शन बोल रहा है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज अ वीकर एसिड देन पैरानाइट्रोफेनॉल। ठीक है, यहाँ पे देखो एसिड की बात चल रही है, ध्यान देखना। ठीक है, अब उसने रीजन दिया है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो आइसोमर वीकर देन पैरा आइसोमर। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन कैसे होती है ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बना रहा हूं तुम्हारा ऑर्थो। ठीक है, ये देखो ये रहा तुम्हारा बेंजीन, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है NO2 ऐसा, और यहाँ पर है OH। क्लियर हो गया ऐसा, और यहाँ पर एक मैं बना रहा हूं पैरा, ये देखो ये रहा तुम्हारा पैरा, यहाँ पर है NO2। ठीक है, ये रहे तुम्हारे बॉन्ड्स और यहाँ पर OH। अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके ऑक्सीजन के साथ ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो गई, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ये तो बहुत दूर है, तो क्या होता है, बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। ये क्या करता है, दूसरे पैरानाइट्रोफेनॉल के साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो यहां पे मैं बता दे रहा हूं, ऐसे करके एक दूसरा मॉलिक्यूल है, वहां पे बॉन्डिंग कौन सी होगी, वहां पर होगी तुम्हारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो अब क्या होगा, चलो देखो, ये वाला H अब नहीं दे सकता, क्यों, यह तो एक रिंग टाइप का बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन नहीं दे सकता, हाइड्रोजन नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन होता है इसका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रीजन होती है कि ये क्या हो जाता है, वीक एसिड हो जाता है। तो ये तुम्हारे दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो अपन ढूंढेंगे बोथ वाला आंसर। ठीक है, तो देखो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे यही होगा तुम्हारा आंसर, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग
रीजन बताना है तुम्हें, अपन पढ़ लेते हैं। बॉन्ड एंगल OH जो है इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, पहला ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है COH बॉन्ड लेंथ इन CH3OH इज स्लाइटली मोर देन दी COH बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल। ठीक है, तो दोनों के दोनों एल्कोहल से ही हैं, तो अपन एक साथ पढ़ लेते हैं उनको। ठीक है, ध्यान से देना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा तुम्हारा R, ये O और ये एक H मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, और एक फिनॉल भी बना देते हैं अपन। यहाँ पे देखो ये रहा तुम्हारा फिनॉल, ऐसा ये है तुम्हारा फिनॉल। ठीक है, साइड में जोड़ रहा हूं ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिनॉल ही है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलेंगे। हमको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे लोन पेयर। क्लियर हो गया? तो ये जो लोन पेयर है क्या है, ये तुम्हारा लोन पेयर। लोन पेयर को ही हम क्या कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर हम सबको पता है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। फिर होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर होता है तुम्हारा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, कैसे मतलब, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में मिनिमम रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में थोड़ा रिपल्शन होगा, और लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ये एक दूसरे को करते हैं रिपल। उसके बाद जैसे ही ये बॉन्ड के पास जाते हैं, ये लोन पेयर इसको करता है रिपल, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये वाले बॉन्ड पेयर को रिपल करता है। क्लियर हो गया? देखो मैं फिर से बोल देता हूं कि ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को, ये जो बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, इसको करेगा रिपल, जिसके कारण नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होना चाहिए तुम्हारा, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है तुम्हारा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन के कारण, ठीक है, कितना हो जाता है ये 108 डिग्री, यहां पे मैं लिख रहा हूं रिपल्शन। रिपल्शन के कारण ये कितना हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है 108 डिग्री। ठीक है, रिपल्शन किसका, लोन पेयर और लोन पेयर का। क्लियर है? तो अपन को ऐसे लिख के आना है। क्लियर हो गया? रिपल्शन होता है इसमें, है ना, ये ऐसे लिखना। चलो अब आगे जाओ। फिर है तुम्हारा बी वाला COH बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अब इसकी बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है और फिनॉल की बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है। अब इसका रीजन ध्यान से समझेंगे तो देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये जो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो मैं हाइब्रिडाइज्ड ऐसे लिख रहा हूं, हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो इस कार्बन की अगर हम बात करें जिससे तुम्हारा OH जुड़ा हुआ है, यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें या फिर एसिडिटी की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से, और उससे कम होता है sp3 से। ठीक है, सबसे कम होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है sp3। क्लियर हो गया? तो अब देखो, क्योंकि sp2 है फिनॉल में, तो वो क्या करेगा, दूसरे एटम को खींचेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जो है ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? देखो भाई, ये तुम्हारा एक एटम है। ठीक है, यहां से तुम्हारा खींचने वाला लगा है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे पास आता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। क्लियर है? तो यही इसका रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। एक रीजन ये हो गया। ठीक है, तो तुम पहला रीजन क्या लिख के आओगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखो और क्या हो सकता है, क्योंकि सर मुझको एक रीजन याद आया सर, क्या, ठीक है, मैंने पूछा क्या तुम बोलते हो कि इसके पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि लोन पेयर सिंगल और यहां पर डबल बॉन्ड भी है। लोन पेयर सिंगल डबल क्या कर लेगा, रेजोनेंस कर लेगा। ठीक है, तो देखो दूसरा रीजन इसका क्या होता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस में ऐसे लिख रहा हूं मैं, लोन पेयर सिंगल और डबल, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस के कारण, या फिर यहां पर लिख सकते हो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये होता है कि इसकी जो लेंथ है वो कम होते जाती है। ठीक है, नॉर्मली ये देखा गया, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 होती है, इसकी 136 पिकोमीटर कुछ लगभग होती है।
ठीक है, अप्रॉक्स है, एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेना, उससे भी कंफर्म कर लेना। क्लियर हो गया? तो बेटा दो रीजन लिख के आओगे तुम सेकंड वाले में, एक तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, दूसरा लिख के आओगे कि वहां पर रेजोनेंस हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसके कारण बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। लेकिन अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर तो है, मतलब हाइब्रिडाइज रेजोनेंस तो है ही नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये रीजंस होंगे इसके। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। चलो यहां पर अब नेक्स्ट है तुम्हारा 25 क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट होता है। चलो यहां पे देख लेते हैं अब यहां पर कि क्या बोल रहा है। एक ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ, मान लो बना रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट, मान के चलते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे ही लिख के आओगे तुम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहां पर बोल रहा है कि ए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, और बी भी विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारा क्या है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गया? अब गिव रेट लॉ, रेट लॉ तुम्हें बताना है, काफी ज्यादा इजी हो गया तुम्हारे लिए अब तो। ठीक है, ऑल्सो गिव 1 पॉइंट डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो देखो चलो अपन ये लिख लेते हैं रेट लॉ, तुम जब तक कोशिश करो। ठीक है, रेट लॉ तुम बताओ, यहां पे मैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर है एवरेज रेट, एवरेज रेट, और यहां पर देखो अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। ठीक है, यहां पे मैं बोल रहा हूं चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको निकाला जाता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत निकालना है। ठीक है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे इंस्टेंट, इंस्टेंट अगर रेट निकालना है तुम्हें, इंस्टेंट रेट मतलब माइन्यूट के लिए, अगर मैंने बोल दिया पॉइंट सेकंड के लिए निकालो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर हो गया? अब यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, यहां पर इंस्टेंट टाइम के लिए निकाला जाता है तो उसे अपन इंस्टेंटेनियस बोल देते हैं। ठीक है, मैंने रेट लॉ की बात करी थी, रेट लॉ कैसे होता है, RATE, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। ठीक है, इसके लिए A है, मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके 1 होगा इसके ऊपर ऐसा, और B के लिए भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू K कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B, खत्म ऐसे। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू तुम्हारा ये हो जाएगा, और इसी को ही बोलोगे क्या, रेट लॉ, इसको ही बोलेंगे रेट लॉ। क्लियर है? काफी ज्यादा इजी था, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने का था नहीं, ये तुम्हारा 25 क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर तुम्हारा है फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Mg, तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में है। यहां पे तुम्हें एक रिएक्शन दी गई है, गिव सेल रिप्रेजेंटेशन, ऑल्सो राइट द नॉनस इक्वेशन फॉर दी अबव सेल एट इतना। ठीक है, मैंने पूरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरा बोला क्यों नहीं, क्योंकि मैं लिखने ही वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दी गई है क्या, तुम्हारी Mg जो कि सॉलिड में है, ठीक है, प्लस Ag जो कि एक्वस में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्वस। ठीक है, यहां पर तुमको दिया गया है Ag जो कि सॉलिड में है, और प्लस Mg2 प्लस। अब अगर तुम्हें कुछ अनबैलेंस दिख रहा है तो जल्दी से एक काम करो, कॉपी में अपने लिखो, मेरे साथ साथ लिखा करो। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर Mg 0 पे था, ये चला गया किस पे, 2 प्लस पे, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब यहां पर देखो, यहां पर है प्लस और यहां पे जा रहा है 0 पे। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, क्या अनबैलेंस दिख रहा है, यहां पे 0 से 2 पे जा रहा है। ठीक है, और यहां से 1 से जा रहा है 0 पे, तो मतलब ये तो अनबैलेंस है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करो, यहां पर 2 लगा दो और यहां पर भी 2 लगा दो। तो देखो अब क्या हो गया, एक Ag ने 1 दिया, 2 Ag कितने देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्या बन गया, 1 Ag बन गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो रहा है तुम्हारा रिडक्शन, रिडक्शन, यहां पर क्या हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये लगेगा नहीं लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ठीक, अब तो उसने तुमसे पूछा है सेल रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे करोगे बेटा, यहां पर देखो जो भी तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड अपन एक चीज लिखेंगे, बीच में तुम्हारा क्या होता है, ऐसे लिखते हैं। देखो यहां पर Mg जो है, ठीक है, वो किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, किस में जा रहा है, Mg2 प्लस में, जो क्या है, एक्वस फॉर्म। ठीक है, बीच में आता है ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब आगे आ जाओ बेटा, यहां पर क्या देखो, अब Ag की बारी आ गई, तो Ag क्या हो रहा है, Ag जो है वो प्लस से था सॉलिड में, अब वो कहां पे जा रहा है, Ag
में जा रहा है, बस जो तुम्हारा ये एक्वस में था ये जा रहा है सॉलिड में। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 3 से कोई मतलब नहीं, ठीक है, यहाँ पे 2 ओवर नहीं लगाओगे, सिर्फ इतना ही लिखोगे। यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में अपन ने लिखा है लेकिन यहाँ पर नहीं लिखोगे। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया है, यहाँ पर तुम्हारा रिडक्शन को ऊपर कर दिया तो मैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो गई तुम्हारी सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऐसे ही अपन इसको बताते हैं। क्लियर हो गया? बीच में मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हाफ सेल है, हाफ सेल मिलके एक पूरा सेल बना रहा है। ये तुम्हारे बीच में क्या लगा है, सॉल्ट ब्रिज लगा है। क्लियर है? तो ये बताते हैं। चलो, अब उसने बोला है कि इस रिएक्शन के लिए नर्नस इक्वेशन और लिख दो। तो नर्नस इक्वेशन क्या बोलता है, देखो अपन लिख लेते हैं उसको। नर्नस इक्वेशन NE लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, कितने पे पूछा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करोगे तो 298 आ जाएगा केल्विन। ठीक है, वो नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, उसके लिए एक अलग से बनी हुई है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा E। ठीक है, E सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट सेल माइनस क्या होता है तुम्हारा RT अपॉन कितना होता है N इंटू, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू F। क्लियर है? अब यहां पर आता है लॉग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखो यहां पर देखो क्या आएगा, ये सॉलिड है, सॉलिड का क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये भी सॉलिड है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब यहां पर लिखूंगा मैं Mg2+, क्योंकि ये क्या है, क्या है तुम्हारा, एक्वस है, आयन है, तो उसको लिखा जाएगा। और यहां पे लिखा जाएगा Ag+। क्लियर हो गया? इसकी जो पावर है, बस मतलब ये जो तुम्हारा सामने है वो कहां पे चला जाएगा, पावर में। ठीक है, तो जो तुम्हारा ये है भी कहां पे चला जाएगा, सामने, ऊपर, स्टोइकोमेट्री ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई, मतलब ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर लो, सबको वैल्यूज पता होती है। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, रूम टेम्परेचर है, यहां पर R की वैल्यू तुम्हारे 8.314 वाली रखनी है। क्लियर हो गया? ठीक है, तुम्हें अब यहां पर सीधी पुट करनी है चीजें। चलो लिख देंगे यहां पर E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, यहां पर तुम्हारा इसको लिख सकते हो 0.0, वैसे तो 59 होता है लेकिन अपन राउंड ऑफ करके 6 लिखेंगे N। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग, इसको मैं Q भी लिख सकता हूं तो सिर्फ Q लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि Q की वैल्यू हमें पता है तो वहां पे हम लिखेंगे यही Mg2+ अपॉन Ag का स्क्वायर। क्या बोला मैंने, यहां पे Mg2+ अपॉन यहां पर लिख जाएगा Ag+ का स्क्वायर, ऐसा। तो ये तुम्हारी नर्नस इक्वेशन हो गई। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऐसे लिख के या ये लिखो या ये लिखो, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। अपन ने यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दिया है। ये क्या है तुम्हारा, फैराडे, ये क्या है तुम्हारा, फैराडे, N इंटू फैराडे होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पे 2 निकल रहे हैं तो 2 लगा दिया। क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे चलिए 27 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, प्रेडिक्ट द स्टेट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, ये रही तुम्हारी सारी सिचुएशन। अब तुम्हें बताना है कि सॉल्यूट का क्या नेचर होगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो है अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या है, व्हेन I मतलब वांट ऑफ फैक्टर इज फाउंड टू बी मोर देन 1, ऐसा दिख रहा है। देखो I पहला केस है तुम्हारा, केस फर्स्ट, केस A लिख रहा हूं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, I की जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, 1 से, ऐसा। ठीक है, ये कब होता है, ये कब होता है, जरा याद करो, अपन ने एक पढ़ा है बेंजोइक एसिड वाला और एसीटेट वाला। ठीक है, अगर मैं एसिटिक एसिड को बेंजोइक में डालूंगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर कब क्या होता है, यहां पर होगा तुम्हारा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब जो भी सॉल्यूट होगी वो तुम्हारी क्या होगी, सॉल्यूशन में जाके नंबर ऑफ पार्टिकल में टूट रही होगी। ध्यान देना, टूट रही होगी, डिसोसिएट हो रही होगी। ठीक है, केस 2 की बात करो, यहाँ पे क्या है, केस बी, केस बी की बात करेंगे। यहां पर क्या है, जब I की जो वैल्यू है वो तुम्हारी क्या है, लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 है, ऐसा। ठीक है, तो ये कब होता है, जब तुमने वही अपन ने अभी जो एग्जांपल लिया बेंजोइक एसिड वाला। ठीक है, मतलब तुम्हारा बेंजोइक वाला, वहां पे क्या होगा, देखो वहां पर चीजें क्या होती है, ध्यान से देखते रहना। यहां पर क्या होगा तुम्हारा, एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब वहां पर डायमर बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा, डायमर। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो तुमने क्या किया, एक सॉल्यूशन है ऐसा। ठीक है, यहां पर तुम्हारा मान लो एक सॉल्वेंट है। ठीक है, जब तुमने सॉल्यूट डाला, जब तुमने सॉल्यूट डाला,
तो अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया है ना, बन गया ना। अब ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नेचर क्या है, ध्यान दो। मान लो यहां पर मैंने डाला KCl, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ये, और तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो तुम्हारा वाटर है, सॉल्वेंट जो है तुम्हारा वो क्या है, वाटर है। अब जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा, ये किस में टूट जाएगा, K+ और Cl- के अंदर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा दे रहा है, तो I की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। क्लियर है। यहीं पे इसकी मैं बात करूं, यहां पर क्या होता है, एसोसिएशन, मतलब ये डायमर बना लेता है, ठीक है। मान लो मैं बात कर रहा हूं किसकी, CH3COOH की, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपस में ही ये डायमर बना लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, ये OH होगा, तो ये H इसके किसके साथ, H के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा यहां पर ऐसा, ठीक है। तो यहां पर ये एसोसिएट हो जाएगा, एक दूसरे के मॉलिक्यूल के साथ में हो जाएगा, ठीक है। और जब तुम इसको वेपराइज करोगे तो ये साथ में उड़ेगा, ठीक है। एसिटिक एसिड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है तुम्हारा एसोसिएशन, एसोसिएशन। और अगर यहां पर देखो, तुमने पूरे 2-3 मॉलिक्यूल डाले थे, वैल्यू तुम्हें 1 मिल रही है, मतलब वैल्यू कम मिल रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा I की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, I की वैल्यू कम हो जाएगी। और जहां पर तुमने एक चीज डाली थी, तुम्हें अब 2 चीज दिख रहे हैं, मतलब I की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, मतलब I की वैल्यू ज्यादा रहेगी इस केस में, ठीक है। तो नंबर 1 केस में रहेगा तुम्हारा क्या, डिसोसिएशन, जब I बड़ा है, और जब तुम्हारा I छोटा है तब तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, एसोसिएशन। क्लियर हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इनको ध्यान रखें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो 29 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला तुम्हारा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, इसके रीजन बताने हैं। तो ये मैं बहुत बार करा चुका हूं, ठीक है। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो एक बार आप तुम खुद से भी दिमाग लगा लो एक बार। चलो देखो, एनिलीन इज अ वीकर बेस कंपेयर टू इथेनोमाइन, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में निपटाना चाह रहा हूं, लेकिन एक बार बता देता हूं। चलो देखो, अगर ये वापस आया तो शॉर्ट में होगा, ठीक है। यहां पे देखो, एनिलीन क्या होगा तुम्हारा, NH2, ठीक है, ये तुम्हारा ऐसा है, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। यहां पे है तुम्हारे लोन पेयर्स। क्लियर। अब देखो इथेनामाइन की बात करो, क्या होगा तुम्हारा, CH3 CH2, और यहां पर होगा N, यहां पर लोन पेयर्स लगा रहा हूं H2। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मैं जो जो बता रहा हूं ध्यान से देखना, ये जो लोन पेयर हैं यहां पर क्या होगा, ये डोनेट करना चाहेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो बेसिसिटी बताएगा वो, लोन पेयर, ठीक है। क्या होगा, अगर डोनेट किया तो यहां पर क्या होगा, वो अच्छा बेस, क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं उसको, ठीक है, तुम्हारा अच्छा बेस, ठीक है। लेकिन लोन पेयर उसके लिए अवेलेबल भी तो होने चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे नहीं है और कैसे हैं। ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है, अपना सिस्टम को दे देता है, रेजोनेंस में लग जाता है। देखो डबल, यहां पे लोन पेयर सिंगल डबल, यहां पर क्या है, एक टाइप का रेजोनेंस है। तो ये लोन पेयर के कारण यहां पर क्या हो जाती है, तुम्हारी रिंग जो है वो क्या हो जाती है, एकदम इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। मतलब इसने अपने लोन पेयर सिस्टम को शेयर कर दिए, और अगर सिस्टम को शेयर कर दिए तो इसके पास लोन पेयर नहीं बचे, और लोन पेयर जब है ही नहीं तो फिर वो क्या ही डोनेट करेगा, और डोनेट नहीं करेगा तो अच्छा बेस होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इसी के कारण ये बेस अच्छा नहीं होता, ठीक है। अभी अपन उसको ऐसे एकदम जज नहीं करते, इससे जज करेंगे, ठीक। अब यहां पर बात करते हैं, ये CH3 लगा हुआ है, ये CH2 लगा हुआ है, मतलब ये एक टाइप के अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप हैं तो इनका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ये पुश करते हैं एक ग्रुप के साइड, ठीक है। तो देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे NH2 के साइड, अगर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, इसके पास लोन पेयर्स है, ठीक है, मतलब और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये तो इसके पास क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑलरेडी पेयर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये NH3 क्या करेगा, NH2 बोलेगा कि भाई तुम जाओ, और ये क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएंगे, डोनेट कर देगा ये क्या, तुम्हारा लोन पेयर। और यही तो बताया, जिसने लोन पेयर डोनेट किया वो अच्छा बेस, जिसके कारण ये बेस क्या हो जाएगा, अब मैं लिखूंगा ये बेस हो जाएगा गुड, और इसके कंपैरिजन में ये बेस हो जाएगा बैड बेस। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इसका रीजन होता है। क्लियर है। क्या लिखोगे, यहां पर प्लस आई, यहां पर रेजोनेंस, बस लिख देना, क्लियर है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है बेटा, तो ये भी मैंने कराया हुआ है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, ध्यान से देखते चलना बस, ठीक है। एनिलीन है, वापस से बना दो, एनिलीन कैसे बनेगा, ऐसा,
ये रहा तुम्हारा एनिलीन, ये रहा, इसको बोलते हैं NH2, इसके पास होते हैं लोन पेयर। और देखो फ्रिलक्राफ्ट पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, उसका रिएजेंट ध्यान करो क्या होता है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो इस लोन पेयर को क्या करता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है। इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा तो कैसे दिखेगा वो और देख लो। देखो कलर चेंज करके बता रहा हूं, वो ऐसा दिखेगा तुम्हें Al, ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा Cl4, उल्टा लिख दिया मैंने बस, ठीक है, घबराना नहीं, AlCl4, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब कितने बॉन्ड हो गए हैं, 4, ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया, ठीक। अब देखो जो फ्रिलक्राफ्ट रिएक्शन कब होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन अब तो इसके पास लोन पेयर ही नहीं बचे, तो ये सिस्टम में शेयर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, शेयर नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हो पाएगा सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हो पाया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जिसको अटैक करना है वो अब क्या करेगा, नहीं करेगा, वो अब अटैक नहीं करेगा। समझ में आ गया क्यों, इसके ऊपर खुद नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो किसको ही दे देगा अब, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बोलोगे कि जो तुम्हारा एल्यूमिनियम के साथ AlCl4 के साथ वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके कारण अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं बचे, लोन पेयर नहीं बचे तो वो रिंग को नहीं दे सकता, और रिंग को अगर नहीं देगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर ESR अच्छे से नहीं हो पाएगी, फ्रिलक्राफ्ट रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया। एक बार और देख लो फ्रिलक्राफ्ट में जोड़ता क्या है, ये जोड़ता है CH3+, मान लो अगर CH3Cl रिएक्ट कर रहा है, Cl निकल जाता है और फिर तुम्हारा CH3+ रिएक्ट करता है। समझ में आ गया, तो ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा सेकंड। अब देखते हैं तुम्हारा क्या है, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब ये क्यों होता है तो इसका रीजन जानते हैं। देखो अब थर्ड है तुम्हारा ओनली एलिफेटिक अमाइन, ठीक है, ये वाला तुम्हें करना है, ठीक। अब थैलेमाइड क्या होता है, ध्यान दो, यहाँ पर गैब्रियल थैलेमाइड क्या होता है, ये रहा तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है। यहां पर थैलिक एसिड को मैं अगर क्या करूं, एक नाइट्रोजन से जोड़ दूं, उसका 2 OH निकाल दूं और नाइट्रोजन से जोड़ दूं N और H से, ठीक है, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। इसको क्या बोलते हैं, थैलेमाइड, ठीक है। ये देखो इतना पार्ट बना थैलिक एसिड से, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि अमाइड लगा है तो ये हो गया थैलेमाइड। क्लियर हो गया। चलो अब यहां पे देखो, यहां पर अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, मान लो KOH है, समझने के लिए बस OH माइनस को समझो, K को मत समझो, ठीक है। यहां पे देखो क्या होगा, यहां पर जो है अब ये OH यहां पे H को निकाल देगा तो -H2O बचा, मान लो K नहीं है, ठीक है, मान लो K नहीं है। अब यहां पर क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा ऐसा, ये तुम्हारा रहा बेंजीन, यहां पर C डबल बॉन्ड रहेगा, ये C डबल बॉन्ड यहां पर भी रहेगा, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा फिर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, ठीक है। अगर पोटेशियम होगा, मान लो बेस तुम्हारा पोटेशियम है तो यहाँ पे क्या जाएगा, K+ जाएगा, लेकिन अब उसको लेके नहीं चल रहा है। क्लियर है, तो तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, ये क्या बोल रहा है कि प्राइमरी ही क्यों बना रहा है और एलिफेटिक ही क्यों बना रहा है। प्राइमरी तो ठीक है, प्राइमरी तो बनेगा ही बनेगा उससे, लेकिन ये एलिफेटिक ही बना रहा है, क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हम एरोमेटिक बना के लिख ले, ठीक है। यहां पर देखो अगर मैंने क्या किया, एरोमेटिक बना लिया, एरोमेटिक के लिए मुझे बेंजीन और क्लोरीन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मैं क्लोरीन की जगह X ले रहा हूं, मतलब कोई भी हेलोजन, ठीक है। तो यहां पर हम सबको पता है ये क्या होते हैं, इसके पास लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स है, तो यहां पर ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर है यहां पर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये बॉन्ड तो टूटने से रहा, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। क्लियर है, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। और हम बात करते हैं अब किसकी, तुम्हारी R और X की, ठीक है। ये नाइट्रोजन इस पे जैसे ही अटैक करेगा, ये तुम्हारा हेलोजन निकल जाएगा, यहां पर बन जाएगा क्या तुम्हारा R+, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा R+, यहां पर R+ बनता है या नेगेटिव बनता है, क्योंकि ये इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो प्लस बनेगा, ठीक है। लेकिन ये यहां पे क्या होगा, दे के निकलेगा तो R नेगेटिव बनेगा। क्लियर हो ना, तो ध्यान देना कि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ये तुम्हारा हमको पता है कि ये अराइल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देते। क्लियर हो गया। इसी के कारण यहां पर क्या होगा, जब ये जुड़ेगा इसके साथ, तो आप ध्यान दें यहां पे, ठीक है। ये रहा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर जुड़ जाएगा N और यहां पर R, ऐसे।
अब कुछ नहीं करना, वाटर डालोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा ऐसा, ठीक है, ये यहां से भी बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो बॉन्ड टूटेगा, क्या लगेगा H, यहां पर H, ये OH और ये OH, तो ये क्या बना देगा, एक तो बना देगा तुम्हारा थैलिक एसिड, और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा तुम्हारा NH2, ये R, तो ये क्या बनाएगा, प्राइमरी अमाइन। रीजन समझ में आ गया। रीजन है अगर मान लो हमें रिएक्शन तो इसके साथ करानी ही पड़ेगी अगर तुम्हें अमाइन बनाना है तो, लेकिन ये रिएक्शन नहीं देगा, मतलब तुम्हें कौन सा रिएक्शन नहीं देगा, अराइल हैलाइड नहीं देगा, तुम्हारा एलिफेटिक तो देगा। समझ में आ गया। इसका बॉन्ड तोड़ना इजी है क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं लगा, यहां पर कंडीशन है कौन सी तुम्हारी, PDC, मतलब कौन सा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, समझ गए, ठीक है। तो इसी के कारण ये रिएक्शन नहीं देता, ये देता है। क्लियर है। तो एरोमेटिक नहीं मिलता, एलिफेटिक मिलता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया।